हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियांशु है और मैं आपको CGL 24 के प्री में मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल आए हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज शुरुआत करते हैं 9 सितंबर की पहली शिफ्ट से। हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसमें यह बोल रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट यह बताने को पर्याप्त है कि दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी की कुछ कुछ कंडीशन होती है, चलिए वो कंडीशन देख लेते हैं। हमारी पहली कंडीशन है कि अगर दो गिवन ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ, इसकी लेंथ इसके बराबर, इसकी लेंथ इसके बराबर और इसकी लेंथ इसके बराबर हो, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू साइड 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 के थ्रू। और दूसरी कंडीशन है कि अगर दो गिवन ट्रायंगल में इस साइड की लंबाई इसके बराबर, इस साइड की लंबाई इसके बराबर और उनके बीच का एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी साइड एंगल साइड के थ्रू। तीसरी कंडीशन हमारी ये है कि अगर दो गिवन ट्रायंगल में दो एंगल की वैल्यू बराबर हो, इसकी वैल्यू इसके बराबर, इस एंगल की वैल्यू इसके बराबर और उनके बीच की साइड की लंबाई एक दूसरे के बराबर हो, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी कैसे? एंगल एंगल साइड के थ्रू। और चौथी कंडीशन हमारी है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो और उनकी राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक 90 डिग्री एंगल बनाएगा ही, और उनके सामने वाली साइड जिसकी जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, अगर उसकी लंबाई बराबर हो और कोई एक साइड अगर बराबर हो जाए, तो वो ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू RHS के थ्रू वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इन चारों कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या बोला है। पहला हम बोला है दीज हैव टू इक्वल साइड एंड द सेम पेरीमीटर। तो इसमें ये बोला है कि दो ट्रायंगल है अपना, उसमें दो साइड की लंबाई एक दूसरे के बराबर है, इसकी लंबाई इसके बराबर, इसकी लंबाई इसके बराबर और पेरीमीटर दोनों का ट्रायंगल का बराबर हो है। तो अगर दो ट्रायंगल की पेरीमीटर बराबर है और दो साइड की लंबाई बराबर है, तो थर्ड साइड की लंबाई तो ऑटोमेटिकली बराबर ही आएगी ना। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा दूं, एक एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए पेरीमीटर की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो दोनों ट्रायंगल की पेरीमीटर 11 सेंटीमीटर होगी और दो साइड बराबर दे रखा है। अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई भी 2 होगी, इसकी लंबाई 5 है तो इसकी लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो अगर ट्रायंगल में एक साइड की लंबाई 2, दूसरी साइड की लंबाई 5 और पेरीमीटर 11 हो, तो इसकी साइड की लंबाई कितनी आएगी? 4। 2 + 5 7 + 4 11। सिमिलरली इसकी भी 4 आ जाएगी। तो तीनों साइड की लंबाई बराबर हो गई ना। तो अगर दो गिवन ट्रायंगल में तीनों साइड की लंबाई बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एन एग्जामिनेशन आर 75 and 80 respectively. If the average marks of all the student in that examination are 78, find the ratio of number of boys to the number of girls. इसमें ये बोला है कि टोटल स्टूडेंट हमारा 100 है, लड़के और लड़की मिला के। लड़के का एवरेज स्कोर 75 है और लड़कियों का 80 है। टोटल स्टूडेंट का एवरेज मार्क 78 है। तो बताइए लड़के और लड़की की संख्या का रेशियो कितना है। तो इसको तो सिंपली हम एलिगेशन से कर सकते हैं। देखिए बॉयज हो गया, ये गर्ल्स हो गया। बॉयज का एवरेज स्कोर कितना है? 75। गर्ल्स का कितना है? 80। दोनों मिला के कितना है? 78। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 3, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 2। तो ये जो 2 और 3 आया है ना, कि अगर बॉयज की संख्या 2 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 3 है। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना हो गया? 2:3। तो सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं एक बार। टोटल स्टूडेंट लड़के और लड़की मिला के 100 है। मैंने मान लिया कि बॉयज की संख्या बी है, तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 100 - बी। अगर लड़कों ने 75 एवरेज स्कोर किया है, तो सारे लड़के मिला के टोटल स्कोर कितना किया होगा? 75 इंटू बी, 75 बी। अगर लड़की ने स्कोर किया है एवरेज स्कोर 80 और लड़की की संख्या 100 - बी है, तो उन लोगों ने टोटल स्कोर कितना किया होगा? 100 - बी इंटू 80। और टोटल स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 78 है और टोटल स्टूडेंट 100 है, तो सारे स्टूडेंट मिला के स्कोर कितना हुआ किया होगा? 78 इंटू 100। तो ये सारे स्टूडेंट का हो गया। तो ये दोनों का स्कोर मिला के तो ये आई होगा ना। तो बस ये सॉल्व कर लेंगे इसको। 75 बी प्लस 8000 माइनस 80 बी इज इक्वल टू 7800। अब यहाँ पे आ जाएगा -5 बी इज इक्वल टू -200।
तो बी की संख्या मतलब बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी 40, और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 100 माइनस 40 दैट इज 60, और दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स का 40/60 दैट इज 2:3। इस तरीके से भी सेम आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल है, इफ द सम ऑफ टू साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर देन फाइंड द थर्ड साइड। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें ये बोला है कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड का सम 16 सेंटीमीटर है, तो तीसरी साइड की लंबाई बताइए। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे बोलते हैं जिनकी तीनों साइड की लंबाई एक दूसरे के बराबर हो। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो साइड की लंबाई 16 है, इसका मतलब वो 8 और 8 रहा होगा। तो अगर 8 और 8 है तो तीसरी साइड की लंबाई भी तो 8 ही होगी, तो अपना आंसर 4 हो गया, मतलब फोर्थ ऑप्शन हो गया 8 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ है अपना, द फॉलोइंग टेबल शो द टोटल कैंडिडेट अपीयर्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रेजेंट इन डिफरेंट एग्जाम सेंटर पी क्यू एंड आर। Study the table and answer the question that follows. Total denotes total candidate applied for the center. Present denotes the candidate appear. In which year was the number of absentee the second highest in total of all the center? इसमें ये बोला है कि तीन सेंटर है पी क्यू आर। टोटल डिनोट करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई करा एग्जाम के लिए। प्रेजेंट डिनोट करता है कि कितने लोग प्रेजेंट हुए। तो आपसे पूछा है एब्सेंटी की संख्या किस ईयर में ज्यादा है, सेकंड हाईएस्ट किस में है। तो देखिए, इसमें 45 लोगों ने अप्लाई किया, 42 प्रेजेंट हुए, मतलब 3 एब्सेंट हो गए। सिमिलरली इसका डिफरेंस 56 माइनस 45 11 एब्सेंट हो गए, इसमें 5 एब्सेंट हो गए, इसमें 5 एब्सेंट हुए, इसमें 20 एब्सेंट हुए, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 20, इसमें 10, 11, 12, 8, 11, 14 और 5। अब तीनों का सम कर लेंगे, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 5 19, इसमें 9 2016 में 19 एब्सेंट हैं। उसी तरीके से इसमें हो जाएगा 30, इसमें हो जाएगा 34, इसमें हो जाएगा 31, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 30। तो सेकंड हाईएस्ट किस ईयर में? सेकंड हाईएस्ट ये 31 है, सेकंड हाईएस्ट तो 2019 में सेकंड हाईएस्ट होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6। तो अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है ना, तो वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि के की कौन कौन सी वैल्यू पे वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा, के की कौन कौन सी वैल्यू पे वो संख्या 3 से डिविजिबल होगा, और जो दोनों में कॉमन आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 2 से डिविजिबल अगर है तो के की कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि यूनिट डिजिट जो हमारा होना चाहिए उस नंबर का 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब यूनिट डिजिट इवन होना चाहिए। तो के की वैल्यू हो सकती है 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो के की कौन सी वैल्यू हो सकती है? 3 से डिविजिबिलिटी का नियम है कि जो संख्या, अगर इस संख्या की सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका सम ऑफ द डिजिट कर लेते हैं। 2 1 3 7 10 19 21 25 25 प्लस के आ गया, 25 का भी सम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 7 प्लस के। तो के की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? के की हो सकती है 2, के की हो सकती है 5, के की हो सकती है 8। अब सिंस मुझे पूछा है 6 से, मतलब 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तो इनमें कॉमन कौन कौन है? इसमें कॉमन है 2, इसमें कॉमन है 8। तो के की वैल्यू हो सकती है या तो 2 या तो 8। अपना ऑप्शन 2 है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का। ये सवाल जानने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन की पार्टिकुलर एंगल पे उसकी वैल्यू कितनी होती है। मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन 0 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होती है, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 एंड साइन 90 पे 1 होता है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा जो पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये दूसरी दूसरी चीज पता होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो इसमें इसको बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ कि अगर साइन 40 डिग्री लिखा हुआ हो तो क्या मैं उसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 50 डिग्री।
साइन 90 माइनस 50 तो 40 आएगा ना। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 50 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री हो जाएगा। तो अगर ये तीन चीज आपको पता है तो ये सवाल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन 30 1/2 होता है, साइन स्क्वायर 30 1/4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 45 1/2 एंड साइन स्क्वायर 60 3/4। अब देखिए चारों टर्म अपना पॉजिटिव है तो सबका सम हो जाएगा। इन दोनों का सम 1, इन दोनों का सम 1, मतलब दो चारों का सम कितना 2। अब सारे टर्म अपने निगेटिव में है तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, फिर अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35 अब प्लस साइन स्क्वायर 50। दो 2 माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर 40 है ये, अब ये साइन स्क्वायर 50 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर 40। फिर इस टर्म को मैं ऐसे ही उतार देता हूँ नीचे, साइन स्क्वायर 55। अब प्लस इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब देखिए 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40 भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 भी 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 माइनस 2 दैट इज 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। सेम पिछले सवाल जैसा कि अगर हम इसको cos स्क्वायर 29 को क्या करें, cos स्क्वायर 29 डिग्री को इसी तरह लिखते हैं, और cos स्क्वायर 61 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 29 डिग्री। तो cos स्क्वायर 29 डिग्री अब प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 29। तो इस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो cos स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 29 डिग्री इज इक्वल टू 1। आंसर अपना ये हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 550, if it is sold at a discount of 40% then the selling price became 10% more than its cost price, what is the cost price। इसमें यह बोला है कि एक आर्टिकल को मार्क किया गया है 550 पे, तो इसकी मार्केट प्राइस दे रखी है 550 और इसे 40% डिस्काउंट पे बेचा जाता है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 550 इंटू 40% डिस्काउंट है मतलब 60/100, तो कितना आ जाएगा 330। 0000 कट गया 330 आ गया। अब यहाँ से हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है बोल रहा है कि हमारा जो एसपी है 10% ज्यादा हो गया सीपी से, तो सीपी एसपी 10% ज्यादा हो गया तो सीपी इंटू 110/100 इज इक्वल टू 330। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो सीपी इज इक्वल टू 300। या फिर हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि 10% हमारा एसपी जो है 10% ज्यादा है सीपी से, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। तो अगर सीपी 10 है तो एसपी क्या है एक ज्यादा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और एसपी मेरा है कितना 330 है ना, तो एसपी 11 की वैल्यू कितनी 330, तो एक की वैल्यू कितनी 30, तो सीपी कितना है 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी 300। आप या तो इस तरीके से जाओ या इस तरीके से जाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा दैट इज 300। तो अपना 300 आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द गिवन टेबल shows the percentage of marks obtained by 3 students in 3 different subjects in an institute. Maximum marks are given in the brackets. If in order to pass the exam a minimum of 105 marks are needed in history, how many students pass in the exam। देखिए इसमें ये बोला है कि अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है तो हिस्ट्री में एटलीस्ट 105 नंबर चाहिए उसे। और ये जो दिए रखा है ये परसेंटेज है कि राम को हिस्ट्री में 54% मिला, मोहन को 51, इसको 75। तो मैं ये निकाल चेक कर लूंगा। इसमें ये पूछा है कितने स्टूडेंट पास किए हैं, कि अगर उसे पास करने का क्राइटेरिया ये है कि हिस्ट्री में 105 नंबर आने चाहिए, तो एक तरीका ये है कि मैं निकाल लूं कि राम को कितना आया, मोहन को कितना आया, श्याम को कितना आया, और जिसको 105 से ऊपर नंबर आया है वो पास हो जाएगा। लेकिन इसमें मुझे तीनों के नंबर निकालने पड़ेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि 175 इंटू 54/100 ये आ जाएगा राम का स्कोर, और मैं इसको चेक करूंगा क्या ये 105 से ऊपर है, अगर ये 105 से ज्यादा है तो ये पास करेगा, अदरवाइज ये फेल कर जाएगा।
तो लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा कि ये तो अपना 105 नंबर मार्क्स दे रखा है ना, कि 105 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा कि 105 मार्क्स कितना परसेंट है, क्योंकि ये परसेंटेज में तो डाटा दे रखा है ना। तो सिंपली मैं निकाल लेता हूँ 105 कितना परसेंट है। पासिंग परसेंटेज क्या है, तो 105 अपॉन 175 इंटू 100, ये पासिंग परसेंट निकल जाएगा। तो ये कट जाएगा 7 बार में 25 से, ये कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 8 9 10 15 15। तो कितना हो गया 60%। इसका मतलब है कि 60% नंबर, इसमें ये बोल रहा है कि 60% नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो 60%, ये इसको आया है 54%, ये फेल कर गया, ये फेल कर गया, ये पास कर जाएगा। तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट पास करेगा जो कि श्याम है, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फिल पाइप पी इज 21 टाइम्स फास्टर देन फिल पाइप क्यू। दो पाइप है जो कि टंकी को फिल कर रहा है। पाइप पी 21 टाइम्स फास्टर है पाइप क्यू के मुकाबले, और क्यू अकेला उस टंकी को 110 मिनट में भर दे रहा है। क्यू अकेला 110 मिनट में भर दे रहा है। तो पी कितने देर में भरेगा, पी 21 टाइम फास्टर है ना, तो पी भर देगा 110 अपॉन 21 मिनट में। तो पूछा है कि दोनों को अगर साथ दोनों को स्टार्ट किया जाए तो दोनों मिलके उस टंकी को कितने देर में भर देंगे। तो ये सिंपल सा सवाल है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर का लेते हैं, तो इसमें 110 लीटर आ जाएगा। ये 110 लीटर ये क्या आती है, ये आती है कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, उस टैंक की क्षमता कितनी है। अगर क्यू पाइप 110 मिनट में 110 लीटर भर रहा है, तो एक मिनट में कितना भरेगा, 110 अपॉन 110, दैट इज 1 लीटर पर मिनट। सिमिलरली पाइप पी कितना एक मिनट में कितना भरेगा, 110 अपॉन 110 बाई 21, दैट इज 21 लीटर पर मिनट। दोनों मिलके कितने देर में भरेगा, तो दोनों मिलके एक मिनट में कितना भर देगा, 21 प्लस 1, दैट इज 22 लीटर पर मिनट। अब भरना है कितना, भरना है 110 लीटर को टंकी को। तो 110 लीटर को भरने में दोनों कितना टाइम लगाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 22, दैट इज 5 मिनट। तो 5 मिनट अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है कि दो कोण दे रखा है, उसकी रेडियस का रेशियो दे रखा है 2:5, उसके वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 3:5, और उसके हाइट का रेशियो पूछा है। तो देखिए कोण की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु की आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंस इसमें हमें रेशियो में जाना है, तो 1/3 पाई तो दोनों कोण में सेम ही रहेगा ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी इससे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, v1/v2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर इंटू h1 डिवाइडेड बाई r2 स्क्वायर इंटू h2। क्योंकि 1/3 पाई तो कट ही जाएगा ना। अब इसको डाटा पुट कर देते हैं। वॉल्यूम का रेशियो क्या है 3:5, तो 3/5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 4h1 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25h2। 5 से ये 5 बार जाएगा। अब तो h1/h2 क्या हो जाएगा, h1/h2 हो जाएगा 15/4। तो आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए ये सवाल है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। एक तो तरीका है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आप क्या करेंगे कि x की कोई भी वैल्यू डाल दो, बस याद रखना ये कि नीचे जितना जीरो नहीं आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि x की वैल्यू लेट, मैं सोच रहा हूँ कि x की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ। तो x की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या आएगा, 1 प्लस 15 प्लस 75 प्लस 125 बाय 1 माइनस 25 इंटू 1 माइनस 5। तो ये क्या आ गया ऊपर में, ये 216 डिवाइडेड बाय -24 इंटू -4। ये माइनस माइनस कट जाएगा 4 से 6 बार में, मतलब 36 आएगा। तो मैं ऑप्शन में चेक कर लूंगा कि x की 1 रखने पे कौन सा ऑप्शन 36 दे रहा है। इस पे रखेंगे तो ये 26 देगा, इस पे 25 5 30 ये 31 देगा, ये 36 देगा, और ये -24 देगा। तो अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। ये तो तरीका हो गया जुगाड़ वाला मेथड, लेकिन इसको आप सिंपली बेसिक से भी कर सकते हैं। मैं वो दिखा देता हूँ कि देखिए ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है x² - 25, ये क्या है, ये है x + 5
इंटू एक्स माइनस फाइव, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। अब ये टर्म तो कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा अपना एक्स क्यूब प्लस 15x² प्लस 75x प्लस 125 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस फाइव। अब देखिए ऊपर वाले न्यूमरेटर में देखा जाए, देखें तो ये एक्स क्यू है, ये 125 है जो कि 5 का क्यू होता है, तो ये फॉर्मूला है ऊपर में एक्स प्लस फाइव का होल क्यू, ए क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में अपना एक्स प्लस फाइव, ये एक बार कटेगा इससे, तो ऊपर में क्या बचेगा एक्स प्लस फाइव का स्क्वायर, जिसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि अपना ऑप्शन 3 है। सेम आंसर आया उसी तरीके से। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज इक्वल टू 1। इसमें बोला है के की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन 1 रिजल्ट देगा। तो पहले इस इक्वेशन को थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं। 88 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा 11, 11 इंटू के 11 के माइनस 9 बाई 36 माइनस 35 1 हो जाएगा प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब तो या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज कर लीजिए, या फिर ऑप्शन में दे चेक कर सकते हैं कि के की जैसे कि मान लीजिए कि पहला ऑप्शन अगर सही है तो पहला ऑप्शन सही है, तो मैं के की अगर वैल्यू 1 डालूं तो रिजल्ट मुझे मेरा 1 आना चाहिए। के की वैल्यू अगर 10 डालूं तो तब भी रिजल्ट 1 आना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ इस तरीके से। पहले मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन अगर सही है तो के बराबर 1 डालें तो क्या आएगा 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो क्या आया 2/2 डेट इज 1, ये तो आ गया। फिर 10 अगर डालें तो क्या होगा 110 माइनस 9 1 प्लस 10 का स्क्वायर क्या 100 डेट इज 101 डिवाइडेड बाय 101, दोनों में 1 आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मैं इसको आप बेसिक से भी इजीली कर सकते हैं, इस तरीके से जाने की भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 11k माइनस 9 इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर। अब क्या होगा के स्क्वायर माइनस 11k प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट इस तरीके से करते हैं, इसको दो पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए और दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो मैं उसको स्प्लिट कर देता हूँ, के स्क्वायर माइनस 10k माइनस के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ के कॉमन हो जाएगा, के माइनस 10 माइनस 1 यहाँ कॉमन, के माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया के माइनस 10 और के माइनस 1। तो के की क्या क्या वैल्यू होगी, के की वैल्यू होगी 10 और 1, तो ऑप्शन 1 ही सही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें एक सर्कल है जिसकी सेंटर O है और ए बी एंड सी डी टू समानांतर टू पैरेलल कॉर्ड हैं सेंटर के एक ही तरफ। तो चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक सर्कल पहले, और सेंटर अपना है O। ए बी एंड सी डी सेंटर के एक ही तरफ दो कॉर्ड हैं और ए बी की लंबाई कम है, सी डी की लंबाई ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी सेंटर के करीब रहा होगा और ए बी सेंटर से दूर रहा होगा। ए बी की लंबाई 10 है और सी डी की लंबाई ज्यादा है। इसमें आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर कॉर्ड पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालें तो उस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करती है। इस मेरे कहने का मतलब अगर कॉर्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई 5 होगी। अब इसमें क्या बोला है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ए बी की लंबाई 10 है तो ए पी की लंबाई कितनी हो जाएगी 5, और सी डी की लंबाई 24 है तो सी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी 12, ठीक है। पी क्यू इतनी दूर की लंबाई है 7। और देखिए फिर पूछा है डायमीटर मतलब व्यास क्या है सर्कल का। अब देखिए ये रेडियस है अपना, ये भी रेडियस है। मान लेते हैं ओ क्यू की लंबाई x है, तो ट्रायंगल ओ सी क्यू में ये तो रेडियस है, ये भी अपना रेडियस है, तो ओ सी क्यू में बाय पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डेट इज 144। सिमिलरली ट्रायंगल ओ ए पी में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर डेट इज 25।
अब ये दोनों तो आर स्क्वायर के बराबर है ना, तो मैं इसको बराबर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 144। अब मैं इसको एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x प्लस 25। यहाँ से ये दोनों टर्म कट जाएगी। अब इधर क्या बचेगा, 14x प्लस 74 इज इक्वल टू 144। तो 14x बराबर क्या हो जाएगा, 70। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। x की वैल्यू आप किसी भी या तो इसमें डाल लीजिए या इसमें डाल लीजिए, यहाँ से r निकल जाएगा। या फिर यहाँ देखते हैं तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू आई है 5 और ये 12 है, ये 5 है, तो ये क्या रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। रेडियस 13 आएगी तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, व्यास रेडियस का डबल होता है ना। तो 13 इंटू 2 दैट इज 26, अपना 26 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, कॉसेक इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन इसको सॉल्व करने के लिए बोला है। तो इसको जानने से पहले आपको दो फार्मूले पता होना चाहिए। दो फार्मूला मेरा ये है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक इसी टाइप का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों अगर पता है तो इसको इजिली कर पाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसके थ्रू हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू इस कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ लिख रहा हूँ, और फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा इसके थ्रू, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब टेन एंड कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, तो ये दोनों तो कट जाएगा ना। मतलब इसका मतलब हुआ कि आपसे पूछा है कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और दे रखा है कॉसेक थीटा दे रखा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/9। आंसर अपना तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें दो सर्कल दे रखा है, दोनों की रेडियस, दोनों की त्रिज्या दे रखी है, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपसे पूछा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई बताइए। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। डी, जिसमें डी क्या है, डी है दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी, और R1 R2 क्या है, दोनों सर्कल की रेडियस की लंबाई। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, डी अपना डिस्टेंस दोनों सर्कल का, सेंटर के बीच की दूरी कितना है 37, तो 37 का स्क्वायर, माइनस रेडियस क्या है 22 माइनस 10 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्या होता है 12, 35, 37 होता है ना, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। या फिर आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए, 37 माइनस 12 का स्क्वायर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी। 37 प्लस 12 कितना 49, और 37 माइनस 12 कितना 25। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 बाहर निकलेगा और यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 35। तो आंसर हो जाएगा क्या 35 अपना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें बोला है इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर ए एंड बी स्टार्ट रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम स्पीड ऑफ एट द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ये बोला है एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लंबाई 840 मीटर है, ए एंड बी सेम डायरेक्शन में रन करते हैं, सेम टाइम में स्टार्ट किया, दोनों की स्पीड, एक की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है, दूसरे की स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है, तो कितने समय बाद वो अगली बार मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना होता है कि मैं ये निकाल लूंगा कि जो ए है वो कंप्लीट चक्कर कितने समय में लगाएगा, कितने टाइम में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक कितने देर के बाद एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, चक्कर की लंबाई कितनी है 840, ए की स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, तो ए 140 सेकंड के बाद एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा। तो बी कितने मिनट सेकंड के बाद एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, 840 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 70 सेकंड के बाद एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा। तो ये दोनों का टाइम निकल गया ना, तो दोनों के टाइम का जो एलसीएम आता है उतने ही देर के बाद वो अगली बार मिलेंगे। तो 140 और 70 का एलसीएम क्या होगा, 140 एंड 70 का एलसीएम हो जाएगा 140, दैट इज 140 सेकंड के बाद ही वो आपस में फिर से मिलेंगे। पहला ही ऑप्शन अपना सही हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इसमें ये बोला है कि आर ने पी को 100 रुपए दिए, किस फॉर्म में, तो कुछ 5 रुपए के कॉइन, कुछ 2 रुपए के कॉइन एंड कुछ 1 रुपए के कॉइन,
एंड टोटल कॉइन जो इसमें यूज हुआ है उसको 100 रुपये देने के में वो 40 कॉइन हुआ है। तो मैं मान लूंगा कि 5 रुपए के एक्स कॉइन है, 2 रुपए के वाई कॉइन है और 1 रुपए के जेड कॉइन है। तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, कितने कॉइन यूज हुए हैं, 40 कॉइन। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 40। अगर एक्स रुपए के 5 कॉइन यूज हुए हैं तो कितना रुपया दिया होगा, 5x। मान लीजिए कि एक्स 5 रुपए के 2 कॉइन यूज हुए हैं तो कितना रुपया का एक्सचेंज हुआ होगा, 10 रुपया का ना, 5 गुना 2। तो इसी तरह एक्स 5 रुपए के, मैं माना कि एक्स कॉइन यूज हुआ है तो कितना रुपए का एक्सचेंज हुआ होगा, 5 इंटू एक्स। सिमिलरली 2 रुपए के अगर वाई कॉइन यूज हुआ है तो कितने रुपए की वैल्यू इंटरचेंज हुई है, 2y। और 1 रुपए के अगर जेड कॉइन यूज हुआ है तो कितना, 1 इंटू जेड, दैट इज जेड। इन तीनों मिला के कितना आएगा, 100 रुपया दिया है ना उसको, तो 100। लेकिन इसको मैं ध्यान से देखूं तो क्या है, 2 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो इसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये तरीका से अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, अब मैं ऑप्शन से चेक कर लूंगा कि मान लीजिए कि पहला ऑप्शन अगर सही है, तो अगर पहला ऑप्शन सही होता तो क्या होता, इसमें पूछा है 5 रुपए के कितने सिक्के दिए हैं, तो अगर 5 रुपए के 16 सिक्के दिए होते तो कितना हो जाता, 80 रुपया दे दिया होता। 16 सिक्के अगर 5 रुपए के दिए हैं तो बच कितने गए, बच गए 24। अगर 24 का 24 भी एक कॉइन का सिक्का देगा तब भी उसकी वैल्यू 104 आ जाएगी, जो कि 100 से ज्यादा है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। सिमिलरली अगर 17 कॉइन अगर 5 रुपए के दिए हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 85। अब और कितने कॉइन बच जाएंगे, 23। 23 का 23 भी अगर 1 रुपए के कॉइन में देगा तब भी उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 18, अगर 18 कॉइन 5 रुपए के दिए होंगे तो मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी 90। अब बच गया अपना 22, अगर 22 का 22 भी 1 रुपए के कॉइन में देगा ना तो तब भी उसकी वैल्यू 100 से ऊपर हो जाएगी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बच गया अपना लास्ट ऑप्शन 4 जो कि ए आंसर होगा। पहले चेक भी कर लेता हूँ इसको। अगर 13 कॉइन 5 रुपए के दिए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 65 रुपीज दे दिया। बच कितना गया, बच गया अपना 27। मैं मान लेता हूँ कि 27 का 27 उसने 1 रुपए के फॉर्म में दिए हैं, तो 65 प्लस 27 दैट इज 92। लेकिन 92 रुपीज, लेकिन दिए कितने, 100। तो यहाँ पे 8 रुपए का डिफरेंस क्यों आया, 8 रुपए का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि मैंने 27 का 27 कॉइन, ये तो इसमें से क्या होगा कि कुछ कॉइन 1 रुपए के होंगे, कुछ कॉइन 2 रुपए के होंगे, लेकिन मैंने मान लिया सारा का सारा कॉइन 1 ही रुपए का। तो 2 रुपए के कॉइन की जगह पे भी मैंने तो 1 ही रुपए का कॉइन माना है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 रुपए का मैं कम माना, तो वैसे इसी कारण 8 रुपए का डिफरेंस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपए के जो कॉइन है ना वो 8 होंगी, 1 रुपए की कॉइन कितनी हो जाएगी, अगर 2 रुपए की कॉइन 8 हो गई और 1 रुपए और 2 रुपए के 27 होने थे तो 1 रुपए की कॉइन कितनी हो जाएगी, 19। और 5 रुपए की कॉइन कितनी होंगी, 13। तो अपना आंसर हो जाएगा E13। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इसमें है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट y% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट, 10% ऑफ द वोट्स कास्ट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, while all the valid vote were cast in the favor of either of the two candidate. The candidate who got 59.375% of the valid vote cast was declared elected by 2484 vote. If the number of people eligible to vote in the election was 16,000, what is the value of y? देखिए इसमें बोल रहा है कि टोटल एलिजिबल वोटर इलेक्शन में 16,000 है और y% वोटर ने वोट ही नहीं करा है, और जितने लोगों ने वोट करा उसमें से 10% वोट इनवैलिड हो गया। तो जो वैलिड वोट हुआ ना वो सिर्फ दो ही कैंडिडेट के बीच बटा है, और जो कैंडिडेट जीता है उसको 59.375% मिला है और वो इतने वोट से जीता है। ठीक है, कोई बात ही नहीं है। टोटल वोट कितना है अपना एलिजिबल वोटर, 16,000। अगर y% वोटर ने वोट नहीं किया तो कितने लोगों ने वोट किया, 100 माइनस वाई बाई 100। उस इतने लोगों ने वोट किया और उसमें से 10% का वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ, 90/100, इतना वैलिड वोट है। अब देखिए विनर को कितना मिला है, 59.375% है, विनर को इतना मिला है, तो बाकी किसको मिला होगा, दो ही कैंडिडेट है तो लूजर को मिला होगा। तो मैं 100% में से घटा देता हूँ तो उससे पता चल जाएगा कि लूजर को कितना मिला। तो इसको मिला 5, यहाँ पे 92, यहाँ 369 0, लूजर को मिला होगा, विनर को मिला इतना, लूजर को मिला इतना। और बोला है ना विनर इतने वोट से जीत गया, मतलब विनर और लूजर के बीच वोटों का अंतर इतना है। तो मैं निकाल लूंगा विनर एंड लूजर के परसेंटेज वोटों का अंतर कितना है। तो इन दोनों को मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, आ जाएगा 0.5
7, ये बच जाएगा 8 एंड 5, 18.75%। तो इसका 18.75% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2484। अगर पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर डबल जीरो 100 आ जाएगा। अब देखिए ये दो जीरो इसको काट देगा, ये दो जीरो इसको और इसको काट देगा। अब बच गया, इसको मैं सिंपल सा, ये कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इसको 5 से काटते हैं तो 20 हो जाएगा। ये 5 तिया 15, 18, 5 7 35, 36 37, 25 25, ये हुआ। फिर 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, ये 5 7 35, ये 37 75 हो गया। अभी 25 से 3 बार में, ये 4 बार में, ये 16 हो गया, ये 16 कट गया। बचा अपना क्या, ये 9 और 3 है ना, 9 से ये कटेगा कितना बार में, 9 2 18, 6 24, 9 7 63, 5 68, 9 6 54, 276 है। अब फिर ये 3 से कटेगा ना, 3 से, हाँ 3 9 27 92। क्या बचा, 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 92। तो वाई की क्या वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू हो गई 8। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8। देखिए ये सवाल है कि मोहन ने 4,22,092 रुपीज कर्ज लिए थे 20% सिंपल इंटरेस्ट पे। एक साल के बाद उसने जितना प्रिंसिपल लिया था कर्ज ना, उसमें से 21,679 रुपया रिटर्न कर दिया। उसके रिटर्न करने के फिर एक साल के बाद जितना रुपया इंटरेस्ट जमा हुआ और जितना प्रिंसिपल बकाया था वो सब उसने चुका दिया। तो ये पूछ रहा है कि वही 2 साल के बाद उसने कितना रुपया चुकाया है। तो मैं ये निकाल लूंगा कि पहले साल में उसका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ था। 9 प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। प्रिंसिपल ये है, रेट अपना ये है, टाइम 1 साल, तो ये बाय 100 ये हो जाएगा। 20 से ये 5 बार में, इधर क्या बचेगा, 5 8 40, 41 42, 5 20, 21 22, 5 20, 5 4 9, 5 8 40, 41 42, 5 20, इतना रुपया इंटरेस्ट हुआ होगा। अब ये प्रिंसिपल अपना है, इसमें से 21679 उसने रिटर्न कर दिया। तो प्रिंसिपल अब बचा कितना, इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो 9 3 12, 9 हो गया 8, 7 1 8, 6 4 10, 2 हो गया 1 0 0 4, इतना रुपया प्रिंसिपल बचा है। इस पे 20% इंटरेस्ट फिर लगेगा एक साल के लिए, क्योंकि दूसरे साल में उसने चुकाया ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट हो जाएगा 5 8 40, 0 0, 5 8 40, 1 41, 5 2 10, 11 12 6, इतना रुपया इंटरेस्ट हुआ। मतलब 2 साल में टोटल इतना इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को सम कर देंगे तो 6 4 10, 0 8 1 9 10 11 1, बाकी 1 8 1 9 1 10, 5 4 8 8 16, इतना रुपया इंटरेस्ट हुआ। इतना रुपया प्रिंसिपल बाकी था। तो टोटल कितना रिटर्न किया होगा, तो 164501 ऐड कर देते हैं, 3 1 4 1 5 4 9 4 6 5 5 6 4 9 1 आपका रिटर्न किया होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना है एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें भी अगर आपको सिंपल, ये तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ब्रेक कर देंगे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे हो जाएगा अपना एक्स प्लस 3। ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 3। आंसर ये हो जाएगा। अगर फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू मैं जीरो मान लिया। तो एक्स की वैल्यू जीरो मानेंगे तो क्या आएगा, बच जाएगा ऊपर में 9, नीचे बच जाएगा 3, दैट इज -3। अब ऑप्शन में एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो तो ये क्या आंसर देगा, ये देगा आपका 3, ये क्या देगा -3, ये क्या देगा रूट में -9, और ये क्या देगा -9। तो तब भी आंसर अपना 2 ही आएगा। तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राजेश को ना कुछ प्रिंटिंग प्रेस में कुछ ऑर्डर मिलता है कुछ बुक प्रिंट करने का। उस ऑर्डर में से 17 बाई टोटल ऑर्डर में से 17/27 ऑर्डर वो प्रिंट कर देता है 34 डेज में। तो बताइए टोटल ऑर्डर प्रिंट करने में कितना समय लगेगा। तो मान लेता हूं मैं टोटल ऑर्डर कितना है, टोटल ऑर्डर है 27। तो टोटल ऑर्डर का 17/27 कंप्लीट करता है 34 डेज में। तो कितना कंप्लीट करता है, 17/27 इंटू 27, मतलब 17 ऑर्डर कंप्लीट कर देता है कितने दिन में, 34 डेज में। तो एक ऑर्डर कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 34/17, दैट इज 2 डेज। बोला इंटायर ऑर्डर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो इंटायर ऑर्डर है कितना 27, 27 ऑर्डर कंप्लीट करने में कितना लगेगा 27 इंटू 2, दैट इज 54 डेज। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल है
एक ये सवाल है कि कोई सेलर है जो कि राइस सेल कर रहा है किस रेट पे, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन वो गलत वजन का यूज कर रहा है। गलत वजन का क्या यूज कर रहा है कि 870 ग्राम वो दे रहा है लेकिन बता रहा है 1 केजी है। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो देखिए सेलर तो 870 ग्राम दे रहा है ना, लेकिन सामने वाले से उसे 1000 ग्राम की प्राइस की रेट का रेट ले रहा है, और वो रेट कौन सा ले रहा है, कॉस्ट प्राइस का। तो मैं मान लेता हूँ हर एक ग्राम का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया। तो 8 7 उसके पॉकेट से कितना गया, 870 ग्राम ही गया ना। तो उसका खर्चा कितना हुआ, 870 रुपीज। जबकि सामने वाले कंज्यूमर जो है, जो कस्टमर है, उससे 100,000 ग्राम का प्राइस लिया होगा वो, और हर एक ग्राम का सीपी कितना मैंने माना है, 1 रुपया। तो उससे लिया कितना होगा, 1000 रुपया लिया होगा। तो उसका ये सीपी हुआ, ये एसपी हुआ, क्योंकि इतना रुपया उसके पॉकेट से गया, इतना रुपया उसको मिला सेलर को। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 1000 माइनस 870, डेट इज 130 का। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, डेट इज 170 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हुआ, 1300 डिवाइडेड बाई 87, डेट इज 1 आएगा एक बार में, फिर 430 बचेगा। 430 मतलब अगर 5 से जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 14 पॉइंट समथिंग मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए नेक्स्ट सवाल है, द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय 5 स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। पूछा है 79% मार्क्स सारे सब्जेक्ट मिला के किसने लाए हैं। तो टोटल कितने का पेपर हुआ है, 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 100 का है, तो टोटल 500 का पेपर हुआ है। आपसे पूछा है 79% नंबर सारे मिला के किसने लाए हैं, तो इसका 79% क्या हो जाएगा, 79% निकाल लेते हैं, आ जाएगा 945, 395। मतलब आपसे पूछा है 395 नंबर किसने लाए हैं, तो सारे का नंबर मैं ऐड कर लूंगा। तो अगर मैं नीचे से ऐड करूं सुमित का, तो क्या होगा, 8 + 2 10 18 26, यूनिट डिजिट 6 है, तो ये तो होगा नहीं। 8 से 14, 6 20, 5 25, 6 31, इसमें 1 है, ये भी नहीं होगा। 5 7 5 12, 12 4 16, 3 19 9, ये भी नहीं होगा। 8 4 12, 12 6 18, 9 27, 7, ये भी नहीं होगा। 5 5 10, 5 15, ये हो जाएगा। इसे मैं चेक कर लेता हूँ पूरा। एक कैरी हुआ, 9 1 1 10 18 25, 31 39 395, तो अपना आंसर ये हो जाएगा तरुण। तो तरुण मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट सवाल है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट इन एन एग्जामिनेशन। इसमें देखिए ये डाटा दे रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है कि मैथ्स में आयुष ने आउट ऑफ 150 में 90% लाया है। अब क्वेश्चन में इसमें ये पूछा है, जैसे कि if someone secured all the highest score that have been obtained by some student or the other in the 6 subject as given in the table, what would be the exact overall percentage score obtained by that student। देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जैसे कि मैथ्स में किसने हाईएस्ट लाया है, अमन ने हाईएस्ट लाया है। केमिस्ट्री में किसने हाईएस्ट लाया है, केमिस्ट्री में भी अमन ने लाया है। फिजिक्स में किसने लाया है, आयुष ने। ज्योग्राफी में किसने लाया है, ज्योग्राफी में मुस्कान ने। हिस्ट्री में सजल ने, और कंप्यूटर साइंस में मुस्कान ने। बोला जो जो अलग अलग सब्जेक्ट में जिन जिन स्टूडेंट ने हाईएस्ट नंबर लाया है, अगर वो कोई एक स्टूडेंट लाता तो उस स्टूडेंट का परसेंटेज कितना होता। तो मैं निकाल लेता हूँ, जैसे कि इस मैथ्स में उसका हाईएस्ट, उसका नंबर कितना होता है, मैथ्स में उसका नंबर होता है 150 इंटू 100/100, दैट इज 150। केमिस्ट्री में कितना होता है 130 इंटू 80/100, दैट इज 30 इंटू 8, दैट इज 104। फिजिक्स में कितना होता, फिजिक्स में होता 108। जियोग्राफी में कितना होता है 95। हिस्ट्री में कितना होता है 54, और कंप्यूटर साइंस में कितना हो जाता है 36। ये उस स्टूडेंट का स्कोर होता, आउट ऑफ कितना, कितने सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, कितने नंबर का। ये 100 200, ये 280 हो गया। 280 प्लस 120 कितना होता है 400, 400 200 600, 600 का पेपर हुआ है, इतना उसको ये टोटल स्कोर आता। इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। 6 4 10 5 15 8 23 4 27, 7 2 हो गया, 3 2 5 5 10 19, 19 5 24, 4 बच गया 2, 2 1 3 1 4 1 5, 547 आता आउट ऑफ 600 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आया 91 और 1/6%, मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो इसका एक आंसर हो गया।
तो ये थे आपके 25 सवाल। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के